Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. Today we're gonna start MSOE 001 Unit 7 Politics of Educational Curriculum. And before we get started, if you are liking this video, please like, share and subscribe to my channel. और जितने भी बच्चे हैं जो हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं वो टेलीग्राम के चैनल पे आके हमारे साथ जुड़ जाइएगा. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशनल करिकुलम, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एजुकेशनल करिकुलम का पॉलिटिक्स के साथ क्या लेना देना है, ठीक है. और उसमें साथ में हम ये पढ़ेंगे कि कॉलोनियल एजुकेशन में पॉलिटिक्स और पावर किस तरीके से अपना रोल प्ले करी हैं. उसके बाद हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे वुमेन एजुकेशन का एज अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट को लेकर. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन करिकुलम प्लानिंग. देखो करिकुलम का क्या मतलब होता है? करिकुलम का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ जो है वो रन करते हो, कोई प्रोसेस को आप चलाते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम करिकुलम. ओके, तो करिकुलम का जो वर्ड था वो लैटिन वर्ड था, कर क्यूरी से लिया गया था ये वर्ड, जिसका मतलब था टू रन. ओके, एंड उसके बाद करिकुलम जो है वो एक तरह का एक सेल्फ कॉन्शियस फील्ड ऑफ स्टडी है. जैसे अगर बाई चांस आप कोई प्रोसेस या कोई प्लान, ठीक है, आप कोई काम करना चाहते हो तो उसको किस तरीके से आप रन करोगे वो तुम्हारी खुद की सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है. अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर अपना कोई जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है अपने इंस्टीट्यूशन में, तो उसको किस तरीके से रन करना है वो इंस्टीट्यूशन का, सोशल इंस्टीट्यूशन का जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है. तो ये चीज़ थी. एंड उसके बाद करिकुलम जो है वो शुड प्रोवाइड अ बेस फॉर प्लानिंग अ कोर्स, ठीक है. करिकुलम का क्या मीनिंग होता है कि वो एक प्लान प्रोवाइड करे कि आप किस तरीके से कोर्स को हमें चलाना चाहिए. एंड उसमें जो है दो पर्सपेक्टिव जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे. पहले था कि टेक्निकल प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव और दूसरा था ये क्या नाम इसका, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है. टेक्निकल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता था, जिसमें क्या होता था कि जो करिकुलम को डेवलप करते हैं, ठीक है, वो इसमें देखो सिंपल सी बात है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो टेक्निकल प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव ये था. इसमें आप कोई भी अगर कोई फिनोमिना है या कोई सब्जेक्ट को अगर आप किसी सिस्टम में या सोशल इंस्टीट्यूशन में या सोसाइटी में अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो उसमें आप साइंटिफिक मेथड्स आप यूज़ करते हो, प्रैक्टिकलिटी आप यूज़ करते हो, ठीक है, ऐसे टूल्स यूज़ करते हो जो काफ़ी ज़्यादा रैशनल हो, ठीक है. इसमें जो बंदा होगा जो करिकुलम बनाना चाहता होगा या करिकुलम करना चाहता होगा, ठीक है, कोई अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें वो बंदा खुद की प्रिजुडाइज लेकर नहीं चलेगा, ठीक है. वो खुद की सोच लेकर नहीं चलेगा, खुद की ऑब्जर्वेशन लेकर वो नहीं चलेगा. जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, जो फैक्ट है, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव को लेकर जो है वो प्लानिंग में वो हेल्प करेगा, ठीक है. ये है टेक्निकल प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव, ये मेन कोर्स है. इसमें बाकी सब ने भी यही चीज़ बोला है कि जो मेन है हमें इसमें साइंटिफिक, चाहे तुम पॉलिटिकल मैटर देख लो या सोशल मैटर देखो, इसमें हम साइंटिफिक टूल्स हम यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकलिटी यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, गोल्स देखते हैं. हम देखते हैं कि किस तरह से हम लर्निंग को प्रमोट कर सकें, ठीक है. इसमें हम दोनों चीज़ें जो है वो इंक्लूड करते हैं, एजुकेशनल गोल्स, नॉन एजुकेशनल गोल्स. बट इसमें मेन यही है कि फ़िलासफ़र को या जो एनालिसिस है या जो सोशियोलॉजिस्ट है या कोई भी बंदा है, ठीक है, वो उसका ये काम है कि वो खुद की पर्सनल स्पेस को लेकर या खुद की पर्सनल बायसनेस को लेकर वो नहीं चलेगा. जो एक रीजनिंग है, ठीक है, जो एक फैक्ट निकल के आ रहा है आप उसी को ही कंसिडर करेंगे. जबकि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है. उन्होंने ये चीज़ बोला कि आप किसी भी फिनोमिना को या ही करिकुलम को या किसी फिनोमिना को आप ये चीज़ नहीं कि आप प्योरली टेक्निकल लेकर नहीं चल सकते हो या साइंटिफिक लेकर नहीं चल सकते हो या एक रैशनल प्रोसेस लेकर नहीं चल सकते हो, ठीक है. उसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि ये बहुत कोई बार क्या होता है कि करिकुलम बहुत एक तरह के कॉम्प्लेक्स पैटर्न लेकर चलता है. तो आप अगर आप सोचो कि उसमें आप साइंटिफिक मेथड्स आप लगाओ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है.
ठीक है। तो ये चीज़ था। उसके बाद आ जाती है एजुकेशनल करिकुलम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन। इसमें मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊंगी कि कैसे एजुकेशनल करिकुलम जो है और पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन जो है वो प्ले करती है। ठीक है, एक रोल प्ले करती है। जैसे समझ लो कि अगर ये क्रिटिसिज्म में मेन चीज़ ये जो है ना, पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन, ये मेनली क्रिटिसिज्म में आती है इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंस ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर ट्रेडिशनल बात की जाए तो ट्रेडिशनल टाइम पे स्कूल्स कैसे थे, आप लोगों को भी पता है कि इसमें क्या, स्कूल पुराने ज़माने में ये होता था कि टीचर्स जो थे वो इंस्ट्रक्शंस देते थे बच्चों को। ठीक है। और फिर बच्चे जो थे उनको मानते थे, चाहे वो डर के माने या फिर वो इंजॉय करते हुए माने। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, स्कूल्स जो थी एक साइट्स थी ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है। जो कि एक सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी। और उसके बाद सिर्फ ये एक ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की साइट नहीं थी, बल्कि एक कंटेस्ट एरिया, जो आप कह सकते हो कंटेस्ट एरिया भी था, जिसमें आप डिफरेंट कल्चर को लेकर या इकोनॉमिक ग्रुप्स को लेकर जो है आपस में कंपटीशन रहता था। ठीक है, जैसे द्रोणाचार्य वगैरह। ठीक है। तो उसमें डोमिनेट, और यार सिंपल सी बात है, अपर क्लास में डोमिनेंट कल्चर जो है था वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता था और रिपीटेडली खुद को जो था वो रिप्रोड्यूस करता था। ठीक है। तो उसमें होता था कि जो सोशल प्रैक्टिस हो गई या टेक्स्ट हो गए, तो उसमें क्या होती थी कि जो एक्सप्लॉइट लोग हो रहे थे, ठीक है, ऑप्रेस्ड लोग थे, उनकी वॉइसेस को जो था वो बिल्कुल ही चुप करा दिया जाता था। और उसके बाद जो डोमिनेंट क्लास थी वो ही पावर जो थी वो होल्ड करती थी, और वही देखती थी कि हमें सोसाइटी में कैसी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करनी है, या किन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, क्या उसके अगर 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 कुछ ग्रुप्स जो हैं वो नॉलेज लेना चाहते हैं तो उनको क्या कॉस्ट करनी है उस चीज़ की। तो वो सब चीज़ें जो है वो इसमें चीज़ में दिखी गई। ठीक है। क्योंकि पॉलिटिक्स हो गया, अथॉरिटी हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सब कुछ जो था वो डोमिनेंट क्लास के अंडर ही था। उसके बाद कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये तो पहले मैंने बता दिया कि एंशिएंट इंडिया में क्या डोमिनेंट कल्चर रहा है इसका एजुकेशन करिकुलम को लेकर और द पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन को लेकर। लेकिन अब कॉलोनियल जब ब्रिटिशर्स आ गए तो हुआ क्या था कि उसमें वेस्टर्न का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि वेस्ट वालों ने बेशक ईस्ट पे रूल किया है, लेकिन ईस्ट वालों की जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आज भी एग्जिस्ट करती है। उन्होंने अंदर ही अंदर जो है उस चीज़ को ज़िंदा रखा है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी उस टाइम पे। एंड उसके बाद एजुकेशन जो थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, स्ट्रेंथ किया। ठीक है, ताकि वो इस्टेब्लिश कर सकें अपना कॉलोनियल रूल। ठीक है, क्योंकि जब 19th सेंचुरी में क्या था, ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट को जो था वो कैप्चर कर लिया हुआ था। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी को लेकर और एम्पायर बिल्डिंग को लेकर। ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि उनके लिए एजुकेशन क्या था, एक इकोनॉमी जनरेट करना, ठीक है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी जनरेट करना और दूसरा एम्पायर बिल्ड करना। ठीक है। उसके बाद क्या था कि कॉलोनी वगैरह इन्होंने बनाई और उन्होंने बोला कि हाँ, अब हम चाहते हैं कि ये लोग हमारे लिए लो वेजेस पे काम भी करें, तो इसलिए उन्होंने इनको एजुकेट किया। देखो, इन्होंने टारगेट उन लोगों को किया जो इग्नोरेंट मासेस थे। ठीक है, जो इग्नोर किए हुए लोग थे, जो पिछड़े लोगों थे, उनको इन्होंने पहले टारगेट किया क्योंकि वो इजी टारगेट्स थे। क्योंकि उनको पढ़ाई शढ़ाई तो कुछ थी नहीं, और उनको वाकई कोई नई चीज़ मिल रही थी करने को, जिससे उनका वो सोचते थे कि हमारे हालत सुधरेंगे। ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ काम किए। एंड उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था वो चेंज हो गया। ठीक है। लेकिन आज भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो हैं वो इंडिया में इन द एसेंस ऑफ एजुकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। एंड किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, देखो, जैसे समझ लो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंग्लिश लेकर आए थे, और आज भी इंग्लिश जो है वो हमारे पे चल रही है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन वो लेकर आए थे वो भी आज कहीं ना कहीं जो है वो फॉलो होता है। एंड उसके बाद अगर पॉलिटिक्स ऑफ हम लैंग्वेज की बात करें, तो पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज तो हमेशा से रही है। जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि इंडिया एंड पाकिस्तान, देखो, दोनों उस टाइम पे दो मेजर लैंग्वेजेस थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने के से पहले वो भी मिक्स्ड लैंग्वेज थी, जो कि कॉम्बिनेशन था हिंदी और उर्दू का।
जो उस टाइम लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही थी, संस्कृत हिंदी एंड उर्दू का जो था वो मिला जुला था, तभी वो हिंदुस्तानी बोला जाता था। बट आफ्टर द पार्टीशन क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें जो है वो चेंज हो गई, है ना। तो उर्दू जो था वो सेपरेट हो गया, हिंदी जो वो सेपरेट हो गई, एंड उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल देखी गई। तो जिससे इन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो काम था वो ब्रिटिशर्स ने प्ले किया, ठीक है। और हिंदू स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो टोटली जो है वो एलियनेट होनी शुरू हो गई। ज़रूरी नहीं है कि वही एलियनेट होने शुरू हो गई, जो डायलेक्ट्स थे हिंदी के, मतलब संस्कृत भी कहीं ना कहीं आज देखो बहुत रेयरली संस्कृत पढ़ी जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ थी कि ये मत मानो कि तुमने हिंदुस्तान बना दिया, ठीक है, और उन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दी तो सिर्फ उर्दू ही गया, बल्कि हिंदी का जो मेन कोर था संस्कृत हिंदी, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो हो गई है, कहीं ना कहीं गायब हो गई है, ठीक है। तो ये उन्होंने पॉलिटिक्स लैंग्वेज खेली किसमें, ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद वुमेन एजुकेशन, देखो वुमेन एजुकेशन में क्या था कि ये ब्रिटिशर्स तो बोलते थे कि हाँ जी वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि हाँ चलो ठीक है तुम एजुकेशन प्रोवाइड करो, तो लेकिन वुमेन जो थी वो इस तरीके से लैंग्वेज होनी चाहिए कि औरत घर का काम जो है उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, एक अच्छी वाइफ बन के कैसे रहना चाहिए, एक मदर बन के कैसे रहना चाहिए, ये अपर क्लास की सोच थी। और उन्होंने बोला कि उनको ये चीज़ का भी डर था, वो पहले तो मानते नहीं थे कि हाँ अगर हम ऐसे करेंगे तो उससे क्या होगा, औरत हमारी जो है वो जो हमारा कल्चर है उसको जो है वो ख़त्म कर देंगी, ये हमारे वुमेन एजुकेशन जो है वो हमारे कल्चर के लिए ख़तरा है। एंड उन्होंने ये चीज़ भी बोला कि वुमेन जो है वो हमें क्वेश्चन करने शुरू हो जाएगी, ठीक है, हमारी बराबरी करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वुमेन को क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद हम आते हैं बात नेशनल करिकुलम एंड फ्रेमवर्क पे। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि स्टेट जो है वो करिकुलम को होल्ड करेगी, जबकि सेंटर जो है करिकुलम को कैसे रन करना है उसको जो है एडवाइस करेगी। और एनसीईआरटी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम नेशनल करिकुलम मतलब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम कैसे जो है एनसीएफ को हम जो है डेवलप करें, ठीक है, और उसको डेवलप करके और उसको जो है इम्पोज करें हम अपनी सोसाइटी पे, ठीक है। क्योंकि उसने ये चीज़ बोला कि भाई हमारे लोगों को, एनसीईआरटी ने ये चीज़ बोला कि भाई हमारे लोगों को ये पता है आज के ज़माने में कि न्यूटन क्या है, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता है कि ठीक है कि वेद वगैरह भी कुछ होते हैं। आज के बच्चों को ये पता है, उनको ये नहीं पता है कि आर्यभट्ट कौन था। आज के बच्चे जो है वो बहुत अच्छा मैथमेटिक्स करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि ज़ीरो की इन्वेंशन किसने की है, ठीक है, उनको हम अपने हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं पता है। तो एनसीईआरटी ने बोला कि हम इस तरीके से जो है करिकुलम फ्रेमवर्क करेंगे, इस तरीके से हम टेक्स्ट बुक या एजुकेशन को फ्रेम करेंगे कि बच्चों को हमारी रियलिटी ऑफ नेशन जो है वो हमें पता चले। ओके, एंड एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इसमें इसमें जो मेन बात हुई थी वो हुई थी कम्युनिस्ट की, जो कम्युनिस्ट रिजाइम जब आया यूएसएसआर में, ठीक है, और नाजी रिजाइम की बात की है जर्मनी में। देखो सोवियत जो था वो एमर्ज हुआ बाद में, कब, जब रेवोल्यूशन हुई, रशियन रेवोल्यूशन हुई, तो उसमें एक कम्युनिस्ट एजेंडा था जो कि हेविली बेस्ड था किस पे, एजुकेशन पे, टू सॉल्व इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मॉरल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि एक यही एजेंडा था कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे ताकि हम पॉलिटिक और इकोनॉमिक और मॉरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, और एक मॉरल ट्रेनिंग जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकें ताकि लोग जो हैं वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट हो सके जिसमें उनकी डीप पॉलिटिकल लॉयल्टी हो, लोग लॉयल रहें अपने टुवर्ड्स द नेशन, ठीक है। और उनकी इंटेलेक्चुअल, उन्होंने साइंटिफिक एंड नॉलेज को बहुत हाईटेक जो है अपने लोगों को प्रोवाइड किया ताकि वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है वो सॉल्व कर सकें। उसके बाद नाज़ी लोग आ गए, तो नाज़ी ने भी, नाज़ी जो था ना उसने एक अपने लोगों को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करता था, और एज अ ऑब्जेक्ट कैसा कि जो क्वेश्चन उनको ना करें उनकी डॉक्ट्राइन को। डॉक्ट्राइन क्या हुआ कि जो उन्होंने बातें बोल दी हैं, समझ लो ना 10 लाइन का एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि तुम्हें यही फॉलो करना है, यही तुम्हारा सब कुछ है, तुम हमें क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड ये नारियंस जो थे, सॉरी, ये जो नारियंस
ये जो नाज़ी थे वो खुद को आर्यन समझते थे और वो खुद को सुपीरियर समझते थे, ठीक है। और वो नफ़रत करते थे ज्यूज़ से, ठीक है। वो सोचते थे कि ज्यूज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यूज़ कौन से हैं, जो इज़राइल में रहने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ज्यूइश लोग जो होते हैं वो अपने साथ में बैड लक लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये लोग ना बड़े मतलब डिजीज़ेस कैरी आउट करके लेते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, हम बाकी लोगों से, बाकी दुनिया की जो लोगों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। तो इसमें उनका एक्चुअली कोई भी स्लोगन या कोई भी काम स्टार्ट होता था, सबसे पहले जो हिटलर की हर जगह तारीफ़ें होती थी, उनके बोर्डिंग्स बने हुए थे बड़े बड़े। और उसके बाद जो भी काम वो, अगर वो चाहे वो चर्च का काम हो या स्कूल का काम हो, सबसे पहले वो एक स्लोगन बोलते थे, हेल हिटलर। एंड उसके बाद जो है वो अपना सारा काम स्टार्ट करते थे, ठीक है। और नाज़ी ने जो बहुत सारी बुक्स लिखी, और नाज़ी में जिसमें बताया कि उन्होंने ज्यूज़ को कैसे जो है वो डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। और मैं सच बोलती हूँ कि जो ज्यूश है ना, ज्यूइश लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर डिस्ट्रॉय अगर कोई देखा गया है तो वो है बाय द नाज़ी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।